नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सब तो बढ़िया ही होंगे और मुझे पता भी आप बढ़िया हो। और बात करें क्या चल रहा था हमारी है वो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे थे। एक बार बोल देता हूँ, स्वागत है आपका थिंकर्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ। तो अब फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। क्या डिस्कस कर रहे थे? ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे थे। कितने चैप्टर अभी तक हमने निपटा दिए हैं? तो चैप्टर 3 निपटा दिए हमने। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चौथा और पांचवा चैप्टर देखेंगे। 2 चैप्टर क्यों देखेंगे? चौथा चैप्टर कोई काम का है नहीं, 10 मिनट का चैप्टर है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से न तो वो काम का है, ना कहीं स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से काम का है। तो कहीं भी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं हम इस वजह से पढ़ रहे हैं, कुछ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर कोई बंदा है वो खुद से तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट है वो खुद से पढ़ रहा है, तो उसे पता होना चाहिए भाई मैं क्या चीज़ पढ़ रहा हूँ, ये मेरे काम की है या नहीं है। इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं, ताकि आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो हमारे एग्जाम में काम की चीज़ें नहीं है उनको नहीं पढ़ना है, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देख लेते क्या चैप्टर कहता है। चैप्टर 4 किसके बारे में? मानचित्र के बारे में। तो देखो ये पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर है ना, इसमें क्या बातें लिखी कि मैं सिंपल 4 पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे पहली बात की गई है मानचित्र की, मैप की। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है टाइप ऑफ मैप, मानचित्रों की प्रकार, इसके बारे में बात की गई है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे की बात की गई है मानचित्र के घटक, मानचित्र के घटक। ये 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानचित्र क्या होते हैं। व्हाट इज मैप? मानचित्र क्या होते हैं? एक बार रुको, ये है ना, ये क्या है? ये एक मैप है। पृथ्वी कैसे है? ऐसी गोल है। अब इसे समझना था तो हमने क्या किया, एक ऐसा मैप बनाया। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मैप गलत हो सकता है, यूरोप, यहाँ पे अपना एशिया, नीचे ये एशिया भारत वाला, ये चाइना वाला, नीचे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये महाद्वीप आकृतिक हो गया। ये हमने क्या किया है, ये हमने एक मैप बना दिया है। किसका मैप बना दिया है? वर्ल्ड मैप बना दिया है। इससे क्या पता चलता है? इससे हम वर्ल्ड मैप के बारे में जान सकते हैं। तो मानचित्र क्या है? मानचित्र ये चीज़ है, इसमें पृथ्वी की जो बड़ी सतह है या कोई बड़ा देश है या कोई भी बड़ा भाग है, कुछ भी देश मान लो, राज्य मान लो, जिला मान लो, कुछ भी मान लो, उसको एक चित्र के रूप में प्रदर्शित करना। किसी भी पृथ्वी की सतह या किसी बड़े भाग को, किसी भी बड़ी आकृति को, किसी भी बड़े आकार को एक छोटे से पेज पर एक छोटे से आकार के रूप में प्रदर्शित करना, उसका चित्र बनाना मानचित्र है। परिभाषा याद रखनी है नहीं रखनी है? सिंपल बात है, मानचित्र का मतलब मैप का मतलब पता है, ठीक है, इतने टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। टाइप ऑफ मानचित्र के बारे में बात कर लेते हैं। 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। लगाने को इसमें भी घंटा लग सकता है बट लगाएंगे नहीं हम। 3 टाइप के मानचित्र होते हैं। पहला भौतिक या फिजिकल मानचित्र। देखो, जब आप मानचित्र मैप वगैरह देखते होंगे, आप है ना, एक एटलस बुक होगी आपके पास में, स्टूडेंट एटलस हो सकती है, ऑक्सफोर्ड हो सकती है, तो अलग अलग एटलस की बुक होगी। वहाँ पर आप देखना, ऐसे देखना, 2 पेज होंगे। एक पेज पे क्या होगा, रिवर वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, माउंटेन वगैरह बने हुए होंगे, नेशनल पार्क बने हुए होंगे। दूसरी साइड में ऐसी मैप बना होगा जिसमें राज्यों के बारे में वर्णन होगा। ये जैसे कि कोई राज्य बना हुआ है, ये कोई राज्य बना हुआ है, तो इसके बारे में वर्णन किया होगा। अब ये राज्य क्या है, ये वर्णन किसका है और ये किसका है? तो जहाँ पर रिवर के बारे में, माउंटेन के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इन सब के बारे में, फिजिकल फीचर के बारे में, जहाँ पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में, जहाँ पर पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में, पृथ्वी की फिजिकल आकार के बारे में बात की जाती है, फिजिकल आकृति के बारे में, भौतिक स्वरूप के बारे में बात की जाती है, प्राकृतिक रूप के बारे में बात की जाती है, वहाँ जो मैप बनता है उसे भौतिक मैप कहा जाता है, भौतिक मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र क्या होता है? जहाँ पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, पहाड़, इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो वो भौतिक मानचित्र हो जाता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है पॉलिटिकल मानचित्र। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप कलेक्टर ऑफिस में, यहाँ पे कहीं पे जाओगे ना, कोई पटवारी के ऑफिस वगैरह में, मतलब बड़ी जगह जाओगे, तहसीलदार के पास में, तो वहाँ पे क्या एक ऐसा मैप बना हुआ होता है कि रोड की स्थिति कैसी है, ये रोड को ड्रॉ करता है, रिवर है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, सारी चीज़ें इस प्रकार से ड्रॉ की होती है। तो ये क्या है? ये चिन्ह है, ये ऐसे चिन्ह दिए जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से काम चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे नंबरिंग की ही चिन्ह दिए गए, ठीक है, इसकी सहायता से समझते, तो इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है।
फिर है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप है। भारत का मैप मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मैं बहुत अच्छा मैप बनाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये हो गया हमारा देश, ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जो भी ये हो गया, और यूँ आई ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। इस प्रकार ये भारत का मैप बन गया। बहुत सुंदर बनाया ना, ठीक है जी। यहाँ पे कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ऊपर कौन सा है? हरियाणा आ गया, ऊपर पंजाब आ गया, ऊपर जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। अब ये क्या आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है। यहाँ गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, ठीक है, इधर केरल आ गया है, इधर तमिलनाडु आ गया है, आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया है। तो ये सब क्या है? ये जो मैं मैप पर बना, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? ये किसी राज्यों के मैप बना रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? राज्यों के मैप बना रहा हूँ। यहाँ पे जयपुर है, ये एक जिला है, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है। गुजरात में आगे अहमदाबाद, एक यहाँ पे जिला है। तो ये सब क्या कर रहा हूँ? अभी जिलों की मैप बना रहा हूँ। तो जहाँ पर राजनीतिक मैप बनाया जाता है, जहाँ पर जिलों के बारे में इंफॉर्मेशन हो, देश के बारे में इंफॉर्मेशन, यहाँ पाकिस्तान का मैप है, यहाँ नेपाल का मैप है, यहाँ पे भूटान का मैप है, नीचे श्रीलंका है, यहाँ मालदीव है, यहाँ पे म्यांमार है। अब ये सब क्या है? ये देश है। तो जहाँ मैं देश के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी देश का मैप बना रहा हूँ, किसी देश के राज्यों का मैप बना रहा हूँ, किसी राज्य के जिले का मैप बना रहा हूँ, तो ये सारे जो मैप है ये राजनीतिक मैप करते हैं। देश, राज्य, नगर, उनकी सीमा को दर्शाने वाले मैप है, वो कौन से मैप होते हैं? कौन से? राजनीतिक मैप, पॉलिटिकल मैप। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं, रटने वाली कोई बात नहीं, सिंपल राजनीतिक मैप है, बस खत्म, टाइम वेस्ट क्यों करना। तीसरा होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? थीम के बारे में। थीमेटिक मैप थीम के बारे में। खड़े हो यहाँ पे, ये मैप बना है, यहाँ पे डिस्कस करे हुआ है किसके बारे में? यहाँ पे दिखाया हुआ है ये जो एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पे ये मैप क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे ये थोड़ी इमेजिन करोगे कि यहाँ पे रोड क्यों नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल कहाँ है, नहीं होगा ना। तो इसका थीम क्या है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करना है। दूसरा मैप बताया हमने, ये यहाँ पे रोड वगैरह के बारे में बताया गया, रोड कितनी है, कहाँ से है। इसमें आप रोड दिखी है तो आप थोड़ी कहोगे यहाँ पे पठार कौन से है, पहाड़ कौन से है, नहीं। तो ये थीमेटिक मैप हो गया। फिर यहाँ पे एक मैप बनाया जिसमें क्या? पहाड़, पठार, रिवर के बारे में बात हुई है। फिर आप थोड़ी कहोगे यहाँ पे रिवर, वो सड़क क्यों नहीं बनी हुई है, नहीं। ये थीमेटिक मैप है। थीमेटिक मैप वो वाले मैप होते हैं जहाँ किसी थीम की बात हो रही हो, किसी भी स्पेसिफिक चीज़, जहाँ वन की बात हो सकती है, फॉरेस्ट की हो सकती है, इंडस्ट्री की बात हो सकती है, फ्लाइटों के लिए मैप अलग से बन सकता है, रेलवे जोन के लिए अलग से मैप बन सकता है। तो ऐसा मैप हो जहाँ पर किसी थीम की बात चल रही हो तो उसी थीमेटिक मैप कहा जाता है। वहाँ पर थीम को फोकस किया जाता है, कहाँ? स्पेसिफिक थीम को उठाया जाता है, उसके लिए जो मैप बनता है उसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। समझ आ गया? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भौतिक, जहाँ पर पहाड़, पठार, रिवर के बारे में बात हो रही है। राजनीतिक, जहाँ देश, राज्य, जिलों, नगरों के बारे में बात हो रही है। थीमेटिक मैप, जहाँ किसी स्पेसिफिक थीम, फ्लाइट के बारे में बात हो रही है, रेलवे के बारे में बात हो रही है, वहाँ पहाड़ों के बारे में बात हो रही है, पठारों के बारे में, स्पेसिफिक किसी थीम के बारे में बात हो रही है, तो वो कौन सा? थीमेटिक मैप हो गया। तीनों चीज़ खत्म। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटकों के बारे में बात करें तो मानचित्र के अलग अलग घटक होते हैं। जैसे एक होती है दूरी। दूरी क्या है? दूरी एक पैमाना, एक स्केल है। जैसे कि मैं ये बात करूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे मुंबई में जाना है, तो एक दूरी तो होती है, दिल्ली से मुंबई के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो क्या कहा जाता है? मानचित्र पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है, इसलिए हमें एक पैमाना बनाना पड़ता है। अब मैं दिल्ली से मुंबई तक का पूरा तो रोड बनाऊंगा नहीं, एक मैप पे बता दूंगा ये दिल्ली है, ये मुंबई है, इसके बीच का ये रोड है। दूरी है, मैंने एक पैमाने पे बना दी, तो ये दूरी इसका पैमाना ही हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में बता दिया, या 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में बता दिया, तो ऐसे एक घटक के रूप में लेना पड़ता। अब 100 किलोमीटर का तो मैं बना नहीं पाऊंगा, मैप तो मुझे छोटा ही बनाना है, तो मैं स्केल में इसे छोटा रूप दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जम्मू कश्मीर है, ये कौन सी है? ये कन्याकुमारी है। इसके बीच में मैप बनाना है, तो पूरे भारत का मैप अब एक पेज पे तो बनेगा नहीं, इतना लंबा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि भाई इसके बीच में 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं क्या करूँगा 1000 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का मैप बना दूंगा, खत्म, बात पूरा हो गया। तो ये घटक है, जिससे क्या ईजी हो जाता है। फिर आती डायरेक्शन, दिशा। दिशा 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 पटानी नहीं है, दिशा डायरेक्शन। कौन सी दिशा है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, पूर्व, उत्तर,
पश्चिम और ये दक्षिण। क्या है ये दिशा है। ये कौन सी दिशा होगी, फिर से बताता हूं, ये होगी ईस्ट, ये वेस्ट, वेस्ट नहीं वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ। अब ये कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। अब ये नॉर्थ ईस्ट याद रखना, जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में हो रही मतलब इस दिशा के बारे में बात हो रही है। नॉर्थ वेस्ट कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ वेस्ट। तो राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है। नॉर्थ ईस्ट में कौन से राज्य आते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, 7 बहनें। ठीक है जी। ये कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं बताओ जी। ये कौन सी होगी दिशा, ये हो गई अपनी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन से देश आते हैं वो बताओ। जब साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो ये दिशा है और इसको ऐसे प्रकार से निकाला जाता है। दिशा समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट है सिंबल। रिवर का सिंबल ये ऐसे बना होगा, ट्रेन का पटरी बनी होगी, तो ऐसे सिंबल होता है जिससे क्या पता चलता है कि भाई इस प्रकार से काम चल रहा है। ठीक है, सिंबल के माध्यम से हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ऐसे बना तो रिवर के बारे में, ऐसे बना तो सड़क के बारे में बात है। तो थीम को देख के हम पता लगाते हैं कि किसके बारे में बात चल रही है। भाई समझ आ गई आपको चीज़। पैमाना स्केल क्या होता है, वही स्केल होता है। मानचित्र को छोटे रूप में दर्शाना स्केल है, तो बड़े दिशा होता है, छोटा होता है। ठीक है, दिशा यही है। चिन्ह ये चिन्ह होता है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज नहीं होता। सिंबल के बारे में बात कर चुके हैं और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, आपको कन्फ्यूज होना। खाका क्या है, बड़े रूप को छोटे रूप में दिखाना। ये छोटी है, इसको बड़े स्केल पे दिखाना खाका है। कोई पढ़ने लायक काम की चीज़ नहीं है, काम की टेंशन मत करो। ये पूरा चैप्टर है, इसमें कुछ भी काम का नहीं है आपके। टेंशन मत करो, टेंशन मत करो कि मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके एग्जाम में काम आ जाएगा, एग्जाम आ जाए मेरे को चांटे मारना आके, तो कुछ भी काम का नहीं है। लोड मत लेना भाई पूरा चैप्टर खा गया मैं, नहीं खाया, काम का नहीं है। ये काम का है, नहीं खाऊंगा इसे, ध्यान से पढ़ूंगा। यूपीएससी में काम का है, पूरा बेस आपका ये तैयार करेगा। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, चैप्टर का नाम क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसे नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा, बहुत काम का चैप्टर है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, लेकिन बेस तैयार करने में, आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्या काम कर सकता है, जब आधार की बात करेंगे हम, जब हमें आधार तैयार करना होगा, हमारी नींव तैयार करनी, मकान बना रहे हैं, नीचे नींव लगा रहे हैं, तो नींव तैयार करने में ये चैप्टर हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या नाम है चैप्टर का, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो किसके बारे में बात हो रही है, पृथ्वी के बारे में बात हो रही है, अर्थ के बारे में बात हो रही है। इसके परिमंडल, परिमंडल क्या होते हैं भाई साहब, परिमंडल मतलब होते हैं डोमेन्स, डोमेन्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या बातें होती है इसके बारे में अब है ना बात करेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के परिमंडल होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। हो सकता है और ग्रह हो, लेकिन अभी जब तक जितना हमें आइडिया है, अभी जितना हमें अंदाजा लगा सकते हैं, जितनी हमने रिसर्च की है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग, उस खोज के अकॉर्डिंग पृथ्वी ही, अर्थ ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे लैंड है, भूमि है, यहाँ पे जल है, वाटर है, यहाँ पे वायु है, एयर है। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के महत्वपूर्ण घटक के बारे में बात करते हैं हम। तो पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण घटक है। कितने महत्वपूर्ण घटक है, पृथ्वी के कितने महत्वपूर्ण घटक है, पृथ्वी के कितने महत्वपूर्ण घटक है, पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण घटक है। महत्वपूर्ण घटक किसके, तो पृथ्वी के, पृथ्वी के महत्वपूर्ण घटक के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब। ठीक है जी, बताओ कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक है। सबसे पहले भूमंडल, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है जिसे, लिथोस्फीयर। क्या होता है लिथोस्फीयर, आगे समझेंगे। अभी इतनी बात समझ लो कि पृथ्वी के प्रमुख घटकों के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है भूमंडल, दूसरा है, दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है वायुमंडल। दूसरे का नाम क्या है, वायुमंडल। पृथ्वी के प्रमुख घटकों में पहला भूमंडल लिथोस्फीयर, दूसरा वायुमंडल एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ये स्फीयर का मतलब क्या होता है, स्फीयर का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का शेप कैसा है, जियोइड शेप का है, तो ये पृथ्वी की शेप को दर्शाता है। ठीक है, स्फीयर का मतलब पृथ्वी की शेप, तो ये इसलिए स्फीयर लगाना है। तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तीसरा कौन सा है, तीसरा आएगा आपका जलमंडल। कौन सा आएगा,
जलमंडल। कौन सा आएगा? जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो ये स्फीयर, ये देखना, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो पृथ्वी के 3 प्रमुख परिमंडल है। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले कौन सा है? वायुमंडल। पृथ्वी का पहला परिमंडल कौन सा है? वायुमंडल। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा कौन सा है? पहला हमने देखा वायुमंडल, ऊपर नीचे लिख सकते, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। ऐसे नहीं कि भूमंडल ऊपर क्यों नहीं लिखा है। दूसरा कौन सा है? भूमंडल, ऊपर क्यों नहीं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें 3 बस परिमंडलों के नाम याद होना चाहिए। तीसरा कौन सा है? जलमंडल। तो तीनों के नाम याद रखना, वायु भूजल, वायु भूजल, वायु भूजल, 3 याद हो गए। सिंपल बात है, एनसीईआरटी 6th क्लास में लिखे, बच्चों वाला काम है, अपन लोड नहीं लेंगे। 3 है, लिथो, एटमो और हाइड्रो। लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। सबसे पहले आते हैं हम लिथोस्फीयर पर। क्या होता है लिथोस्फीयर? क्या होता है? भूमंडल। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर बताओ जरा, क्या होता है लिथोस्फीयर? क्या समझते हो? भू का मतलब क्या होता है? भू प्लस मंडल, क्या होता है इसका मतलब? लिथो प्लस स्फीयर। भू का मतलब है ना पृथ्वी ही होता है, भूमि समझ लो, पृथ्वी समझ लो। तो लिथोस्फीयर का मतलब होता है पृथ्वी का चट्टानी भाग, पृथ्वी का वह भाग जहां पे रॉक पाई जाती है, जहां पे चट्टान पाई जाती है, या जो चट्टानों से मिलकर बना हो। पृथ्वी का वो वाला भाग जो चट्टानों से मिलकर बना हो, जो रॉक से मिलकर बना हो, जो रॉक से मिलकर बना हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो लिथोस्फीयर का सिंपल मतलब ये होता है पृथ्वी का ऐसा भाग जो ठोस हो। अब रॉक का है तो वो ठोस होगा, रॉक से बना है तो वो ठोस होगा, सॉलिड होगा। और जो किससे बना होता है? रॉक से या चट्टानों से बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है? उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। एक बार मैं आपको इमेज से एक चीज़ बना के दिखाता हूँ, दिखा दो बना के? ठीक है, आप कहोगे दिखा दो जी। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखो, ये क्या है? ये हमारी है पृथ्वी। ठीक है जी, पृथ्वी है। यहाँ पे एक और शेप बनाते हैं हम, 1 मिनट रुको जी। यहाँ पे ये शेप बनाओ, ये शेप बना दी मैंने, ऐसी। इसको थोड़ा मैं घुमा देता हूँ, ये पूरी परफेक्ट नहीं बन रही है, रुको इसको हटाओ, मैं पेन से बना देता हूँ। ऐसी नहीं बनेगी ये ऐसी बनानी शेप मेरे को। अब पृथ्वी का जो ये वाला भाग है ना, ये भाग कैसा है? ये यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे कंकर पत्थर पाए जाते हैं, कंकर पत्थर पाए जाते हैं। ये थोड़ा भाग ठोस होता है, भाग कैसा होता है? ठोस होता है। ये इसे क्या कहा जाता है? ये जो भाग इसे क्या कहेगा? इसे कहा जाएगा भूपर पट्टी। क्या कहा जाएगा? भूपर पट्टी, यानी कि क्रस्ट। तो पृथ्वी का ये इमेज याद रखना, ये आगे जो एडवांस बुक पढ़ोगे, आगे वाली क्लासों में पढ़ोगे, तब यही इमेज वापस आने वाली है। ठीक है, एनसीईआरटी में इतनी चीज़ें लिखी नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो ये वाली इमेज वहाँ पे काम आने वाली। तो पृथ्वी का जो ये वाला भाग है, ये जो भाग है, इसे क्या कहा जाता है? इसे भूपर पट्टी कहा जाता है। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला भाग है। ठीक है, इमेज बाद में देखने को मिलेगी आपको, ये भूपर पट्टी वाली। तो ये वाला भाग ऊपर भूपर पट्टी है। इसके नीचे वाला भाग कौन सा होगा? इसके जस्ट नीचे भी तो एक भाग होगा। ये कौन सा भाग है? ये वाला भाग कौन सा है? इसे कहा जाता है मेंटल। ठीक है, मेंटल, मेटल जो भी कहो, मेंटल पागल वाला नहीं, इसे मेटल कहो। कई जगह इसको मेंटल भी लिखा हुआ है। तो ये कौन सा भाग है? ये मेटल वाला भाग है, ये वाला बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से देख लो, आप कंफ्यूज मत हो ना। दूसरी पेन भी यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो, ये हमारा पूरा इमेज है, उसमें दूसरी पेन यूज़ करता हूँ, पिंक वाली। तो ये वाला जो भाग है ना, ये भाग कौन सा है? ये मेंटल भाग है, मेटल भाग है। ठीक है, मेंटल मेटल जो भी कहते हो वो भाग है। उसके नीचे ये वाला कौन सा भाग है? ये भाग कौन सा है? इसे कहा जाता है क्रोड, इसे कोर कहा जाता है। क्रोड कहो या कोर कहो, हिंदी में क्या होगा? हिंदी में होगा क्रोड, इंग्लिश में होगा कोर। और सबसे नीचे ये लास्ट वाला भाग कौन सा है? ये भी क्रोड है या कोर है, बट इसे आंतरिक क्रोड कहा जाता है। इसे आंतरिक क्रोड या इनर कोर कहा जाता है, इनर
कोर कहा जाता है। और ये कौन सी कोर है? तो ये बाह्य कोर है, ये आउटर कोर है। तो पृथ्वी का एक इमेज बनाई जिसमें सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा है? सबसे ऊपर वाला भाग जिसे भूपरपट्टी कहा जाता है, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। दूसरे वाला भाग कौन सा है? मेटल है। तीसरे वाला कौन सा है? आउटर कोर। चौथे वाला इनर कोर। अब ये मैंने इमेज क्यों बताई है, मतलब इस इमेज को बनाने का कारण क्या है? इस इमेज को एक बार फिर से आप देख लो, आपको है ना कारण समझ में आएगा मैंने ये इमेज बनाई क्यों है। इमेज बनाने का अभी आपको कारण समझ में आ जाएगा कि मैंने ये इमेज क्यों बनाई है। इसको कर देते हैं थोड़ा उल्टा। हाँ, ऐसे कर दिया। अब इसको ले जाते हैं थोड़ा ऊपर। अब इसको देखो ध्यान से। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, ये कौन सा था हमारा? ये भूपरपट्टी था। भूपरपट्टी मतलब क्रस्ट था, इसी के बारे में बात कर रहे थे हम, क्रस्ट। दूसरे वाला भाग कौन सा है? ये मेटल का भाग है। तीसरा ये भाग कौन सा है? ये आउटर कोर है, आउटर कोर है। ये कौन सा है? ये इनर कोर है। आउटर कोर, ये कोर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कोर, आउटर कोर, इनर कोर। अब एक चीज़ आप बताना, ये कितनी दूरी में होगी? ये जो है ना, ये कितनी दूरी हो, मतलब जो हमारी भूपरपट्टी जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारी क्रस्ट है, जहाँ हम धरती पे, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, हमारे घर बने हुए, वो उसकी लंबाई कितनी होगी, मतलब कितनी अंदर गहराई तक होगी? पृथ्वी आखिरकार तो ऐसे ही तो बनी हुई गोल, ठीक है, उसको खोद के तो हम बता रहे हैं, ऊपर ऊपर में खोद रहे हैं तभी तो पता चल रहा है। तो ये जो खोदाई है, ये भाग कितना गहरा है उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। तो ये है ना, इसकी लंबाई कितनी है? तो एनसीईआरटी में ही सेम लाइन लिखी है कि इसकी लाइन है वो कितनी है? 35 किलोमीटर है। ये 35 किलोमीटर चौड़ा है। ये कितना है मेटल, ये कितना किलोमीटर का बना हुआ है? तो ये 35 से 700 किलोमीटर तक, ऊपर वाला जो 35 किलोमीटर तक है, मतलब पृथ्वी को आप जैसे खोदे हुए, ये पृथ्वी ऐसी बनी हुई है, उसमें 35 किलोमीटर तक खोदोगे ना, तो जहाँ तक ये भाग आएगा, ये जो पूरा भाग है, इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा क्रस्ट। क्रस्ट भूपरपट्टी वाला भाग कहा जाएगा। इसके नीचे 700 किलोमीटर तक आप खोदोगे, तब क्या आएगा? मेटल तक ही चलता रहेगा। 700 किलोमीटर तक मेटल चलेगा। तो यहाँ पे 700 किलोमीटर, 35 से 700 किलोमीटर तक मेटल है। फिर 700 से कितने? 5200 किलोमीटर, ये नंबर याद नहीं रखने, 5000 प्लस किलोमीटर तक है। वो कौन सा है? तो 5000 किलोमीटर तक आउटर कोर है। और लास्ट में सबसे कौन सा आता है? वो आता है इनर कोर। तो ये 6000 प्लस किलोमीटर तक आता है। तो पृथ्वी कितनी अंदर तक गहरी है? 6-7 हज़ार, मतलब ऐसे तो हजारों किलोमीटर तक गहरी है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा गहरी है। लेकिन ये देख लो कि सबसे ऊपर हमारा ये काम का भाग ये है भूपरपट्टी, जो कि 35 किलोमीटर तक है, ठीक है, जो कि 35 किलोमीटर तक गहरा है। फिर नीचे मेटल आता है, फिर क्रस्ट, फिर ये आउटर कोर, और फिर इनर कोर। तो ये पृथ्वी का शेप मैंने इस वजह से बताया, हम जो पढ़ रहे हैं ना, जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारा काम चल रहा है, वो ऊपर वाले हिस्से ही चल रहा है। जो भूपरपट्टी है ना, वहीं पे रह रहे हैं, हमारा मतलब बस उस भूपरपट्टी से ही है, उसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है। खोदते हैं मेटल वगैरह, जैसे लावा वगैरह निकलता है, तो वो अलग हो जाता है। इतनी अंदर से गहराई तक हमने कभी खुदा ही नहीं की, हमसे कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया है कि इसके अंदर है क्या, ठीक है, तो वहाँ तक हमें खोद ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारे वो काम की चीज़ें हैं नहीं, हमारे काम की है वो भूपरपट्टी है, जो ऊपर ऊपर वाले आकार है, वो हमारे काम का है, ठीक है जी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते थे हमारा टॉपिक क्या था? भूमंडल के बारे में हमारा टॉपिक था। तो भूमंडल के बारे में बात करे थे, ठीक है, लिथोस्फीयर के बारे में बात करे थे। तो लिथोस्फीयर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है? तो लिथोस्फीयर में पृथ्वी का कठोर भाग आ रहा है, पृथ्वी का कठोर भाग, यहाँ पे लिथोस्फीयर। तो एक बात बताओ, जहाँ हम भूमंडल के बारे में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पृथ्वी का चट्टानी भाग है, पृथ्वी का जो चट्टानी भाग है वो लिथोस्फीयर में आता है। पृथ्वी का कौन सा भाग है? चट्टानी भाग है, वो लिथोस्फीयर में आ रहा है, जो भूमंडल में आ रहा है। तो आप बताओ, ये महाद्वीप, ये किसके चट्टानों, मतलब चट्टानों की तो बने हैं ना। चट्टान मतलब पर्वत नहीं, वो पर्वत नहीं, चट्टान वो नहीं, रॉक की बारे में बात करता हूँ। टुकड़े जो रॉक धरती है ना, ये चट्टान ही है, अपने आप में ये चट्टान ही है, ठीक है। तो ये इससे बना हुआ है। तो अब ये चट्टानों से, तो महाद्वीप ये चट्टानों से बने हुए हैं जी, ये चट्टानों से आप खुद अच्छे से समझ पाओगे। तो ये तो पूरा चट्टानी भाग है, तो ये लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो आप ये बताओ, ये क्या है? ये महासागर है। क्या ये लिथोस्फीयर का भाग होगा या नहीं होगा? सोच के बताओ। महाद्वीप है, वो तो लिथोस्फीयर का भाग है, क्योंकि वो तो चट्टानों से बने हुए हैं। महासागर क्या चट्टानों से बने हैं? क्या ये लिथोस्फीयर का भाग है? जी हाँ, महासागर है, वो भी इसके भाग है। कैसे? ये जो महासागर है, इसको हटा दो, इसका पानी पूरा हटा दो, नीचे क्या बचेगा?
ऐसे ही तो बचेगा ना। मैं एक इमेज बना देता हूँ। कैसी हमारे आखिर में पृथ्वी बनी कैसे है, इस प्रकार से बनी हुई है। ये हमारी महाद्वीप है, ये क्या है, ये महासागर है। ऊपर ये पानी पड़ा है, ऊपर ये पानी पड़ा, ऊपर ये पानी पड़ा। इस पानी को जब हटा देंगे तो नीचे तो यही भाग आएगा ना। ये तो आखिरकार चट्टानी तो है। ये क्या है, ये तो चट्टानी तो है, महासागरीय चट्टानी तो है। ये महाद्वीपीय चट्टान है, महाद्वीपीय चट्टान, और ये महासागरीय चट्टान। तो आखिर में चट्टानी है। तो जो हम बात कर रहे हैं किसकी, भूमंडल के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में। तो लिथोस्फीयर में महासागर भी है और महाद्वीप भी है। लिथोस्फीयर के दोनों भाग है। महाद्वीप की बात करोगे तो वो भी लिथोस्फीयर का भाग है, महासागर की बात करोगे वो भी लिथोस्फीयर का भाग है। तो भूमंडल या लिथोस्फीयर की बात करें तो इसमें जो चट्टानों से बना हुआ है, जो कठोर है, जो सतह रॉक से बनी हुई है, वो लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो इसमें महाद्वीप भी लिथोस्फीयर का पार्ट है, महासागर है वो भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दो भाग है, कौन कौन से, महाद्वीप महासागर, महाद्वीप महासागर, ओशियन और कॉन्टिनेंट, ये दोनों भूमंडल के भाग है। ये एक ठोस चट्टानी टुकड़ों से बना हुआ है, ऊपर मिट्टी होती है जहाँ पर हम रहते हैं। एक नोट में लिख देना, क्या लिखना, एक नोट बना के लिखना। क्या चीज़ लिखनी है सर नोट में, नोट में एक चीज़ लिखो। नहीं लिखो मैं लिख के बता दूंगा, आप छोड़ो, आप पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में फोकस फोकस फोकस। आई वॉन्ट जस्ट बी फोकस, फोकस करो, फोकस। क्या फोकस में क्या करना है, समुद्र की सतह होती है ना, ये क्या है, समुद्र की सतह है। ये क्या है, ये महाद्वीपों की सतह है। ठीक है, ये महाद्वीपों की सतह है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से अगर आपको कोई पूछे कि समतल सतह कौन सी है, समतल सतह कौन सी है, आप कौन सी सतह को समतल बोलोगे, महाद्वीप की सतह को समतल बोलोगे या महासागरों की सतह को समतल बोलोगे। अंधा भी बोलेगा कि ये महासागरों की जो सतह है ना ये समतल है। यहाँ पे उच्चावच, उच्चावच मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं है, वहाँ पे ऐसे दोरे वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं बनी हुई है। तो महासागर की सतह है वो समतल है। अब समतल होने का फायदा क्या है, अब महासागर की सतह समतल है ना, इसलिए जब हम बात करते हैं किसकी, जब हमें कोई बात करनी होती है कि पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है, कोई वस्तु कितनी ऊंची है, दुबई का जो बना हुआ है, यूएई में जो बना हुआ है बुर्ज खलीफा, उसकी हाइट कितनी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो वो हम कहाँ से नापते हैं, हमारे पास में उसे मेजर करने का तरीका क्या है। तब हम बात करते हैं कि महासागर की सतह है वो समतल है। अब इसे मानते हैं हम 0 किलोमीटर, इससे जो ऊपर है ना उसको हम मापते हैं। तो किसी भी वस्तु को जब मापा जाता है, उसकी ऊंचाई को नापा जाता है, तो उसको जो सेंटर पॉइंट लिया जाता है, तो एक जैसे मेजर लिया जाता है ना भाई, हम तय करते हैं ना, जैसे मैं बात तो करता हूँ आपकी हाइट कितनी है, तो हाइट कहाँ से मापोगे, 0 से सतह है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से तो हाइट माप रहे हो ना, तभी पता चलेगा 5 फीट हो, 10 फीट हो, कितने फीट को, वो कहाँ से पता चल रहा है, जब यहाँ पे पृथ्वी पे आप खड़े हो, सतह पे खड़े हो। तो जब हमें किसी वस्तु हो, माउंटेन हो, किसी की हाइट मापनी है, तो हम कहाँ से नापेंगे, महाद्वीप को तो नहीं लेंगे क्योंकि वो तो कहीं तो ऊंचा है कहीं नीचा है, फिक्स नहीं है, तो हम लेंगे समुद्र की सतह से। तो ऐसा लिखा भी होता है ना कि समुद्र की सतह से माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है, समुद्र की सतह से उस पहाड़ की हाइट इतनी है, दुबई के बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, तो कहाँ से मापा जाता है, वो समुद्र की सतह से मापा जाता है। समुद्र की सतह है वो हमारा बेस है, तो समुद्र की सतह है वो समतल है, इस वजह से महाद्वीपों की हाइट मापी जाती है। किसी भी वस्तु की किसी भी ऊंचाई को मापना है तो समुद्र की सतह को यूज किया जाता है। ऐसे नहीं कि भाई आप अपनी हाइट में वहाँ पर हो समुद्र की सतह पे जाके, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मैं करता हूँ प्राकृतिक जो चीज़ें बनी हुई है, जैसे कोई माउंटेन बना हुआ है, ठीक है, कोई हिल बनी हुई है, ठीक है, जो प्राकृतिक है, नेचुरल बनी हुई है, तो उनकी जब हाइट नापी जाती है तो समुद्र की सतह से नापी जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नहीं है तो फिर बढ़ते हैं आगे। क्या है आगे, आगे ये है कि पृथ्वी का एक पॉइंट और लिख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, जब हमने ऊंचाई की बात ही कर ली है तो एनसीईआरटी में शायद थोड़ा कम ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरियाना ट्रेंच के बारे में तो है। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो है माउंटेन एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, क्या नाम है, माउंटेन नहीं, माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। कितनी हाइट है इसकी माउंट एवरेस्ट की, 6848 मीटर, 6848 मीटर है। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर ये नेपाल में है, ये नेपाल में है। और ये कौन से पहाड़ पर है, कौन से पर्वत श्रृंखला पर है, हिमालय पर, हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी यही है।
पृथ्वी की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर है ये हिमालय पर है, जो कि नेपाल में है। ठीक है जी, इसके बारे में पता चल गया। अब हमने ऊंची चोटी के बारे में बात की, तो हम बात कर लेते हैं गर्त, ट्रेंच के बारे में। अब ये ट्रेंच क्या होता है, गर्त क्या होता है, इसके बारे में समझ लो। जब सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात की, सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात की, तो हमने बात की थी माउंट एवरेस्ट के बारे में बात की हमने। ठीक है, तो सबसे कोई नीचा पॉइंट भी तो होगा ना, सबसे गहरा पॉइंट भी होगा। तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहो, गहरा पॉइंट कहो, गहरा बिंदु कहो, वो कौन सा है? वो है मेरियाना ग्रत, मेरियाना ग्रत या मेरियाना ट्रेंच। अब आपको ये तो पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है वो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना ग्रत है। कितनी गहरी है? 11,000 मीटर। माउंट एवरेस्ट से भी डबल मान लो, 11,000 मीटर है वो गहरी है। ये तो हमें एनसीईआरटी में मिल जाती है, मेरियाना ग्रत है वो सबसे गहरी है। बट ये ग्रत या ट्रेंच ये होती क्या है? हमने बोल दिया, हमने बोले माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो चोटी का मतलब हमें पता है पर्वत की ऊंची श्रृंखला चोटी, ठीक है। लेकिन ये गर्त क्या होती है, ये ट्रेंच क्या होती है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बताओ क्या होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा महाद्वीप है, ठीक है। ये क्या है, ये एक और महाद्वीप मान लो या महासागर मान लो। तो जब दो चट्टानें हैं, ये क्या है, दो प्लेट है, अब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी, एक प्लेट है वो नीचे धस जाएगी, भारी प्लेट होगी वो नीचे धसेगी, भारी प्लेट हमेशा नीचे धसेगी। तो ये जो महासागर की प्लेटें होती है वो भारी होती है, महाद्वीप से महासागर की जो प्लेटें होती है भारी होती, तो भारी होती है वो नीचे धस जाती है। तो ये प्लेट नीचे धस गई, जब ये प्लेट नीचे धसी इसका मतलब ये प्लेट इसके ऊपर आ गई, तो यहाँ पे एक कुछ खाई तो बनी ना। फिर से बता रहा हूँ, ये प्लेट थी, ये भारी थी, नीचे आ गई, ये प्लेट हल्की थी, ये इसके ऊपर आ गई। तो जब ये ऊपर आई, ये नीचे गई, यहाँ पे एक गहरा खाई तो बनेगी ना, एक इतना पॉइंट भी तो रहेगा, इसे ही ट्रेंच या ग्रत कहा जाता है। ट्रेंच या ग्रत क्या होता है, ग्रत मतलब खड्डा, ट्रेंच मतलब खड्डे की बात हो रही है। तो दो प्लेटें जब आपस में टकराती है, एक प्लेट नीचे धस जाती है, तब वहाँ पे जो खाई बनती है, वही आगे जब हम पढ़ेंगे ना, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि यहाँ पे माउंटेन कैसे बनते हैं, यहाँ पे वोल्केनो कैसे बनते हैं, ये चीज़ें सारी किस प्रकार से होती है, क्यों कहीं किसी स्पेसिफिक जगह पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, क्यों बार बार जापान है, इंडोनेशिया है, वहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न हम यहीं से समझेंगे। ये जो चीज़ें हम आगे समझेंगे ना, तब डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। अभी आप इसके बारे में पता कर लो कि ट्रेंच या ग्रत का मतलब क्या होता है। एक खड्डे के बारे में बात हो रही है, तो मेरियाना ग्रत एक खड्डा है जो बहुत गहरा है, 11,000 मीटर ये गहरा है, जो विश्व की सबसे गहरी पॉइंट मान लो, गहरा भाग मान लो। और ये मेरियाना ग्रत कहाँ पर है, ये पैसिफिक ओशियन में है, ये प्रशांत महासागर में बना हुआ है। याद रहेगा, ग्रत क्या रहेगी, याद रहेगी, सबसे गहरा याद रहेगा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी याद रहेगी। ओके जी, याद रहेगी, बढ़िया है। अब हम बात कर लेते हैं स्थल भाग को, महाद्वीप और जो बड़े भाग होते हैं जल के, उसे कहा जाता है महासागर। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, यूपीएससी के लिए याद नहीं रखोगे तो चलेगा। कुछ यहाँ पे पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में भी लिखे हुए थे, कुछ एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, बट यूपीएससी के लिए काम के नहीं है। सबसे पहले क्या है, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था। यूपीएससी के लिए काम की नहीं है, स्टेट पीसीएस में भी अब ऐसे एग्जाम नहीं पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी नहीं है। जो आप आरएएस वगैरह की, किसी की यूपीपीएससी की वगैरह की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं। फिर भी आपको अगर अंदर कुछ चुल रहती है तो जान लो इन्फॉर्मेशन। कई लोगों को रहती है नहीं, छोड़ा क्यों, हमें नहीं पता, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पता होना चाहिए, ज्ञान झाड़ना हो, कहीं बैठे हो वहाँ पे ऐसे ज्ञान झाड़ना हो, तो उसके लिए है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था, तो वो चढ़ी थी एडमंड हेनरी। ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला था। ये कौन था, ये न्यूजीलैंड का था। कहाँ का, न्यूजीलैंड का था। भारत का सबसे पहले कौन था, तेंजिंग नॉर्गे, भारत की ओर से थे तेंजिंग नॉर्गे जी, और वर्ल्ड की ओर से थे एडमंड हेनरी। ओके जी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, सबसे पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, कौन थी महिला, महिला का नाम था जुवले ताइबेथिन।
नाम याद नहीं रखोगे चलेगा, बस ये इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत देख लेना। और पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बचेंद्री पाल। ओके, बाकी बहुत कब चढ़ी थी क्या है वो इतनी बेसिक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो नहीं कर रहे हो, कोई कांस्टेबल वास्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे, अब वो भी ऐसे क्वेश्चन अब तो वो नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है ना। आप यूपीएससी की कर रहे हो तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब ये तो चुल के लिए होते हैं, तो आपने देख लिए, ठीक है जी। अब हम आते हैं वायुमंडल की ओर। हमने पहले देख लिया है किसको, लिथोस्फीयर के बारे में बात कर ली हमने, ठीक है। भूमंडल के बारे में बात की हमने, लिथोस्फीयर के बारे में बात की हमने। क्या होता है लिथोस्फीयर, भूमंडल किसे कहा जाता है, जो चट्टानी भाग हो, जो कठोर हो, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें महासागर भी शामिल है, जिसमें महाद्वीप भी शामिल है, ठीक है। वो कौन सा, भूमंडल लिथोस्फीयर है। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, बट अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है वो लिथोस्फीयर के बारे में याद रखो। इतनी इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी में, थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ हमने एडवांस भी देख ली, तो लिथोस्फीयर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद में बात करते हैं वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में। आगे और चीज़ें भी आने वाली है, ऐसे मत बोलना कि एंड है, नहीं सर ये स्टार्ट है, और भी आगे आने वाली है। बात करें वायुमंडल की, क्या है वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल। तो ये पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी अर्थ है, इसके चारों ओर एक गैसों का आवरण बना हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का आवरण बना हुआ है। ये जो आवरण है इसमें अलग अलग गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है। तो ये अलग अलग गैसें इसमें पाई जाती है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का आवरण बना हुआ है। अब ये जो गैसों का आवरण है इसे क्या कहा जाता है, इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहा जाता है, पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का आवरण बना हुआ है। ऐसे नहीं पूरी, ऐसे नहीं कि भाई पूरी परत दिख रही है हमें, पूरी लेयर नहीं, लेयर कुछ नहीं है। इमेजिन करोगे वहां पे कुछ बना हुआ है, ऐसे आप उंगली करोगे दीवार की तरह टकराएगा नहीं वो उंगली, पर आप इमेजिन करोगे चारों ओर एक लेयर बनी हुई है, परत बनी हुई है, आपको दिखेगी नहीं बट वो है, ठीक है। तो ओजोन परत दिखती थोड़ी हमें, ऐसी उंगली मारे पे वो टच थोड़ी होगी, बट वो है, फील करोगे वो चीज़ वहाँ पे बनी हुई है, ठीक है जी। तो वहाँ पर वो बनी हुई है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बनी हुई है जिसमें अलग अलग गैसें हैं। वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर है, वो वायुमंडल है। अब वायुमंडल के बारे में और आगे इन्फॉर्मेशन इसी चैप्टर में लिखी है, उसको देखेंगे। उसको देखने से पहले और जलमंडल के बारे में बात कर लेते हैं और जीवमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। पृथ्वी के 3 हमने देखे थे ना, वो 3 चीज़ें थी, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी। सबसे पहले था लिथोस्फीयर था, पृथ्वी के परिमंडल में पहले देखा हमने लिथोस्फीयर भूमंडल, फिर वायुमंडल के बारे में बात की, फिर जीवमंडल के बारे में बात करते हैं, जलमंडल के बारे में बात करते हैं। इन तीनों को मिलाकर बाद में जब जीवमंडल बनेगा, मतलब क्या है, पृथ्वी के परिमंडल के बारे में बात कर रहे थे हम। परिमंडल के बारे में सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी, भूमंडल के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में बात की, क्या है, जो कठोर भाग है जिस पे हम रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने किसके बारे में बात की, उसके बाद में हमने वायुमंडल के बारे में बात की, एटमॉस्फेयर के बारे में बात की, जो पृथ्वी के चारों ओर का एक आवरण है। ये पृथ्वी के नीचे है, ये पृथ्वी के चारों ओर का एक आवरण है। फिर तीसरा है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। तीसरा है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, जहां पर जल वगैरह पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब तीनों को मिला के जो बनेगा जीवमंडल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जीवमंडल अलग है इन तीनों से, ठीक है। ये परिमंडल है, जीवमंडल इन तीनों को मिला के बनेगा, उसके बारे में जस्ट अभी बात करने वाले हैं। अभी जस्ट जलमंडल के बारे में एक बार समझ लो। जलमंडल क्या होता है, जलमंडल, जलमंडल के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जल पाया जाता है। पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जल पाया जाता है। जलमंडल तो पृथ्वी में अलग अलग जगहों में जल पाया जाता है, जैसे कि बर्फ के रूप में जल पाया जाता है, आइस के रूप में, वाटर नॉर्मल जो जल होता है वो पाया जाता है। फिर वाटर वेपर, जल वाष्प के रूप में जल पाया जाता है। कैसे कैसे जल पाया जाता है, बर्फ के रूप में आप देखते हो, ये रूप बता रहा हूं, ऐसे नहीं फिर आप बोलोगे महासागरों में पाया जाता है, वो एक अलग चीज है। अभी जस्ट मैं रूप बता रहा हूं, किस रूप में, किस तरीके में जल पाया जाता है, किस रूप में जल अवेलेबल है। तो आप जल के रूप के बारे में बात करें, किस रूप में अवेलेबल है, तो वो आइस की फॉर्म में है, फॉर्म बता रहा हूं, आइस की फॉर्म में है, वो वाटर वेपर की फॉर्म में है, वो डायरेक्ट वाटर की फॉर्म में है। तो 3 फॉर्म में वाटर है, जल है, वो अवेलेबल है पृथ्वी पर एट प्रेजेंट। कितनी फॉर्म में, 3 फॉर्म में है। तो ठोस है, वो सॉलिड है, वो गैस है, 3 फॉर्म में है वो जल पाया जाता है। अब जल पाया जाता है तो जलमंडल है, जल पाया जाता है तो वो जलमंडल है। अलग अलग फॉर्म के बारे में बात की। अब देखो जीवमंडल के बारे में समझ लेते हैं, फिर डिटेल में इनके बारे में भी समझेंगे। जलमंडल नॉर्मल चीज़ है, जहाँ पे जल पाया जाता है, जलमंडल है। अब देखो मैंने एक इमेज बनाता हूँ,
अभी रुकिए सर, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट ओनली। नोटिस करो सर, ये क्या है, एक भाग मान लो आप जलमंडल, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, एक को मान लो वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर, तीसरा है लिथोस्फीयर, भूमंडल। ये हमने 3 मंडल बना दिए, 1 2 3। अब ये पूरा पूरा कौन सा है, वायुमंडल है, यहाँ पे ये वायुमंडल है। ये कौन कौन सा है, ये भाग किसका है, भूमंडल का है, और ये भाग किसका है, जलमंडल का है। अब जहाँ पे ये तीनों भाग मिलते हैं, जहाँ पे ये तीनों भाग मिल रहे हैं, दूसरी पेन लेने दो एक बार, ये है ना, ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं, ये तीनों यहाँ मिल रहे हैं। इस भाग को क्या कहा जाएगा, इस भाग को कहा जाएगा जीवमंडल। जीवमंडल किसे कहा जाएगा, बायोस्फीयर किसे कहा जाएगा, बायोस्फीयर किसे कहा जाएगा, बायोस्फीयर की स्पेलिंग न्यू देख लो, बायोस्फीयर, ये है बायोस्फीयर की स्पेलिंग। तो ये जो भाग है ना, इसे कहा जाएगा बायोस्फीयर। मैं एक अलग चीज़ आपको समझाता हूँ। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, ये वायुमंडल है, ये क्या है, ये जलमंडल पाया जाता है। ये कौन सी भाग है, ये लिथोस्फीयर है, पृथ्वी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे रह सकते हो अकेले ऐसे लटक के रहना है, ना पृथ्वी पे टच करना, ना पानी चाहिए, ऐसे यहाँ पे लटक के रह सकते हो? आप बोलोगे नहीं, नीचे गिर जाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे, पानी के बिना मर भी जाएंगे। ये जल है, यहाँ पे जल पड़ा है, क्या आप ओनली जल में रह पाओगे, डूब के मर जाओगे? पृथ्वी तो चाहिए, कितने दिन तक तैरते रहोगे, 1 2 दिन 3 दिन, आखिर में डूब के मर जाओगे। साथ में आपको खाना चाहिए, वो सारी भी चीज़ें चाहिए ना, ठीक है, ऑक्सीजन भी चाहिए। अब ओनली पृथ्वी में तो सारी, जल में ओनली सारी चीज़ें मिलेगी नहीं, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी जरूरी है। अब ओनली पृथ्वी पे रह पाओगे, आपको पानी नहीं दिया जाए, ऑक्सीजन नहीं दिया जाए, ओनली पृथ्वी पे रह लोगे क्या? पृथ्वी पे ओनली भी नहीं रह। इसका मतलब यह है कि ना तो आप ओनली पृथ्वी पे रह पाओगे, ना आप ओनली जल पे रह पाओगे, ना आप ओनली वायु पे रह पाओगे। अब आप कैसे रह पाओगे? अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पृथ्वी भी चाहिए, हमें साथ साथ में जल भी चाहिए, हमें साथ साथ में वायु भी चाहिए। तीनों जब साथ में मिलेगी तब जाके हम जिंदा रह पाएंगे। तो जीवमंडल क्या है? यहाँ पे वायुमंडल भी है, भूमंडल भी है और जलमंडल भी है। जब ये तीनों एक साथ पाए जाते हैं, वहां पे एक जगह बनती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बायोस्फीयर या जीवमंडल कहा जाता है। तो जीवमंडल की सिंपल डेफिनेशन यही है, कि यहाँ पर तीनों पाए जाते हैं। अब एक बात चीजें बताओ, इन तीनों में बड़ा आकार किसका है? इसका या इसका? आप कहोगे वायुमंडल बड़ा है, जलमंडल भी बड़ा है, भूमंडल भी बड़ा है, बट ये जो है ना बायोस्फीयर, जीवमंडल, ये छोटा है, क्योंकि ये तीनों के अंदर बना हुआ, इतने शेप में बना हुआ। मैं फिर से एक अलग इमेज बना लेता हूँ, 1 2 ये 3, इनके बीच में इतनी सी जगह में बना हुआ है क्या? जीवमंडल। तो जीवमंडल का आकार इन तीनों से छोटा है। क्यों छोटा है? वायुमंडल तो पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है ना, अनलिमिटेड है, बहुत जगह वायुमंडल पाया जा रहा है, पर वहां पे जीवमंडल तो संभव नहीं है, नहीं पाई जाएगी वहां जीव, तो वहां जीवमंडल नहीं है। जल भी अनलिमिटेड जगह है, बट वहां जीवमंडल संभव नहीं है। पृथ्वी भी आर्कटिक रीजन में जाओ आप, ठीक है, जहां पे अंटार्कटिका, आर्कटिक वगैरह बर्फ पड़ी रहती है, वहां पे जीना संभव है? नहीं जी पाओगे, वहां पे जीवमंडल संभव नहीं है। जीवमंडल तो जहां पे तीनों चीज पाई जाती है वहां पे तो जीवमंडल होगा। तो जीवमंडल है वो लिमिटेड जगह में ही पाया जा सकता है, सभी जगह पर जीवमंडल नहीं पाया जा सकता। इसलिए जीवमंडल है एक संकीर्ण होता है, छोटा आकार में होता है। एनसीईआरटी में अलग लाइन भी है कि जीवमंडल का आकार है वो छोटा, एक संकीर्ण पट्टी में पाया जाता है जीवमंडल। ठीक है, इस इमेज को आप देख के समझ भी सकते हो कि जीवमंडल का आकार है वो इन तीनों से छोटा है। ठीक है, तो जीवमंडल क्या है? जहां पर जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पतिया पाए जाते हैं, इंसान पाए जाते हैं, जहां पर वायुमंडल है, जलमंडल है, भूमंडल है, सारे एक जगह होते हैं। उस जो छोटे सी संकरी सी पट्टी का आकार का जो बना हुआ है वो जीवमंडल है, जहां पर जीवन जीने के लिए सारी परिस्थितियां उपलब्ध है, जहां पर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी आराम से जिंदा रह सकते हैं, वो जीवमंडल है। गेट इट माई पॉइंट? अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर मैं डन कर दूं, आगे बढ़ूं? देखो नहीं आ रहा पूछ लेना, कमेंट वमेंट में करना, अगले चैप्टर में बड़ा तो बता दूंगा, तो लोड वोड मत लेना। बाकी सिंपल सी बात है, जीवमंडल वहां जी है जहां जीव रह सकते हैं, वो जगह क्या कहलाएगी? वो जीवमंडल कहलाएगी। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं वापिस हमारे भूमंडल पर, वापिस हमारे भूमंडल पे आते हैं। भूमंडल हमने देखा था पृथ्वी का ठोस भाग है वो क्या कहलाता है?
भूमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग, चट्टानी भाग, पृथ्वी का ठोस भाग, चट्टानी भाग क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। लिथोस्फीयर कहलाता है, जहां पर हम रह रहे हैं, सारे पोषक तत्व मौजूद है, क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है, भूमंडल कहलाता है, भूमंडल कहलाता है। इसमें दो है, महाद्वीप है, महासागर है। क्या है? महाद्वीप है, महासागर है। याद रहेगा, महाद्वीप भी है, महासागर भी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में। एनसीईआरटी में लिखा है महाद्वीपों के बारे में, बिल्कुल कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं, महाद्वीपों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर महाद्वीपों की, तो देश में, पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है? पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। कितने हैं? 7 महाद्वीप है। एक बार आपको मैं मैप बना के समझाता हूँ। मेरा मैप, भगवान मेहरबान है, बट फिर भी आपको समझाऊंगा मैं, और आप मेरे मैप को गुड भी बोलोगे, थैंक्स भी बोलोगे, बहुत अच्छा मैप बनाते हो, ऐसा बोलोगे। वाओ, कहाँ से सीखो ऐसा मैप। ये कौन सा है? अब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मैं लिख दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा है उत्तरी अमेरिका। ऐसे तो आप बोलोगे ये है क्या चीज़, पहले तो ये समझना है, बट ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते हैं। अच्छा ये मैप है यार। ये कौन सा है? ये है दक्षिण अमेरिका। कौन सा है जी? दक्षिण अमेरिका। अगर दक्षिण अमेरिका वालों ने देख लिया ना, इतना बुरी तरह से मारेंगे मेरे को कि कैसे बना लेते हो ये हमारा मैप। ठीक है जी, बना लेते हैं कभी कभार, टैलेंट दिया थोड़ा भगवान ने। ये कौन सा महाद्वीप है? ये हमारा है अफ्रीका। ये भी बहुत अच्छा बनाया मैंने, बहुत सुंदर, अति सुंदर। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा कौन सा है? यूरोप। ये कौन सा है जी? यूरोप है। वापस राज करेंगे, अगर ये देख लिया ना, वहाँ से राज बोलेंगे नहीं, हम तो तुम गुलामी बेटर हो, तुम्हें आज़ादी मिलनी नहीं चाहिए। ये कौन सा हमारा? ये हमारा प्रिय भारत है। यहाँ पे भारत को तो थोड़ा सुंदर बनाने की ट्राई करता हूँ मैं पिटाऊँगा, भारत को सुंदर ही बनाऊँगा। ये देखो हमारा, ठीक है, और ये रसिया आ गया ऊपर, तो ये पूरा एशिया है। नीचे ये कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ये कौन सा है? ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिका। अब देख लो, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये कितने हो गए? 3A। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। उसके बाद में हमारे आते अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। कितने हो गए? 5 हो गए। छठा कौन सा है? अंटार्कटिका। लास्ट है यूरोप। आपने चीज़ नोटिस करी, मोस्ट ऑफ तो ए से ही है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये दक्षिण अमेरिका तो भी ये आएगा, उत्तरी अमेरिका तो भी ये आएगा। एक यूरोप है जो ई से आया। 7 महाद्वीप हो गए, समझ लिए। यहाँ पे साइज भी देख लो, बस सबसे बड़ा ये हमारा कौन सा है? एशिया। उससे छोटा कौन सा है? ये है दूसरे नंबर पे। कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। तीसरे नंबर पर अफ्रीका है। चौथे पर दक्षिण अमेरिका है। 5वें पे यूरोप है। छठे पे अंटार्कटिक है। 7वें पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, एक द्वीप का है। यहाँ पे न्यूजीलैंड है। ये अलग महाद्वीप तो घोषित का अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। ये 7 महाद्वीप है। अब एक मैं फिर से आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक मैप में ले चलता हूँ आपको, फिर से है ना आपकी एक गलतफहमी दूर कर लेता हूँ मैं एक झटके में, अच्छे से है ना, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, मज़ा आ जाता है ऐसे। अरे रुक जा भाई, रुक जा भगवान, रुक जा मालिक। इस मैप को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो 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 देखो, ध्यान से देख लिया। नज़र इधर उधर मत करो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। नज़र इधर उधर नहीं होनी चाहिए। नज़रों का ही कमाल है भाई, नज़रों का ही कमाल है। नज़रें रहेगी ठिकाने तभी काम चलेगा। ध्यान से देखा, कौन सा है? अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका। 7 महाद्वीप देख लिए, समझ में आ गया आपको। अब महासागरों के बारे में देखते हैं। महासागर, ये महाद्वीप तो देख लिया हमने। ये महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। पृथ्वी है तो गोल, गोल ही तो है ना। अब वो शेप वेप छोड़ो, अभी तो सोच लो पृथ्वी ऐसे ही तो है। यहाँ पे प्रशांत महासागर है, घूम के आओगे तो यहाँ आओगे तो ये भी प्रशांत महासागर का भाग ही तो हुआ। ग्लोब को रखो यहाँ है तो यहाँ पे भी तो सेम है, तो ये दोनों प्रशांत महासागर के भाग है। ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो ये है ना प्रशांत महासागर है। अब एक चीज़ बताओ, ये प्रशांत महासागर को देख के किस किस से बाउंड्री लगती है प्रशांत महासागर की? कौन कौन से देश है, कौन कौन से महाद्वीप है जिससे प्रशांत महासागर की, पैसिफिक ओशियन की जिससे बाउंड्री लगती है? कौन कौन से महाद्वीप हैं? ठीक है, तो आप एक चीज़ बताओगे,
इसकी उत्तरी अमेरिका से बाउंड्री लगती है, इसकी दक्षिण अमेरिका से बाउंड्री लगती है। कौन सी दिशा में बाउंड्री लग रही है, कौन सी दिशा में बाउंड्री लग रही है, तो ये लग रही है ईस्टर्न साइड में। इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिका है और पूर्व में ही दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसकी यूरोप, इसके एशिया से भी बाउंड्री लगती है। एशिया से कौन सी, पश्चिमी बाउंड्री लगती है, तो एशिया में ये देखो, और ऑस्ट्रेलिया से भी बाउंड्री लगती है। पैसिफिक ओशियन की, प्रशांत महासागर की किन किन महाद्वीपों से बाउंड्री लगती है, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, 4 इसकी महाद्वीपों से बाउंड्री लगती है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो भी कौन सा है, पैसिफिक ओशियन ही है, प्रशांत महासागर ही है। अब एक बार इसको देख लो, ये एस के आकार का प्रशांत महासागर है, वर्ताकार ऐसे गोल टाइप से बना हुआ है। और ये एस के आकार का कौन सा है, ये हमारा आ गया है अंटार्कटिक। क्या नाम है इसका, अंटलार्टिक। क्या नाम है, अंटलार्टिक। ऊपर की ओर उत्तरी अंटलार्टिक, नीचे की ओर दक्षिणी अंटलार्टिक। तो दक्षिणी अंटलार्टिक महासागर की बाउंड्री किस किस से लगती है, तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका से लग रही है। मैप में देख लो एक बार, ये मैं मिटा देता हूँ, किस किस से लग रही है। अब ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, इसको क्यों बता रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के काम का है भाई। मैप करोगे ना, मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है प्रीलिम में, तब आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सा सी कहाँ से बाउंड्री लग रही है, सारी चीज़ें कन्फ्यूजन बहुत दूर करने में हेल्प करेगी। बेस तैयार होगा तो बहुत मजे आएंगे पढ़ने में आगे, इसलिए आप याद रख लो। ये एस का आकार का कौन सा है, ये अंटलार्टिक महासागर है, ये नॉर्थ अंटलार्टिक है, ये साउथ अंटलार्टिक है। ओके, बाउंड्री किससे लग रही है, इधर अमेरिका से लग रही है, इधर दक्षिण अमेरिका से लग रही है, इधर यूरोप से लग रही है पूर्व में, और पूर्व में ही अफ्रीका से लग रही है। पूर्व में साउथ, साउथ में देखो, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट में कौन सा है, अफ्रीका है। साउथ वेस्ट में, ये भी याद रखो, ईस्ट वेस्ट ये भी चीज़ें याद रखा करो, ईस्ट में भी साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन घूम के बनेंगे, जब आगे आगे क्लासों में जाओगे मैप करोगे तब ये चीज़ें बनेगी, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। यूपीएससी मुंह पे क्वेश्चन फेंक के मारेगा ऐसे, तब कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान से पढ़ो। ये ध्यान से पढ़ी हुई चीज़ें है ना, आपका ध्यान, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो सारी चीज़ें क्लियर करता है, तो वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 90% चीज़ें ईजी कर देता है अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है, सही से सोच पाते हो। तो ये कौन सा हो गया, साउथ, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, अंटलार्टिक महासागर के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा महाद्वीप आता है, अंटलार्टिक महासागर। अंटलार्टिक महासागर के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा आता है, यूरोप आता है। नॉर्थ वेस्ट में अफ्रीका आता है। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट है। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ मेरे शब्दों पर ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूँ, एक बार मिटाने दो मेरे को। नॉर्थ वेस्ट, ये इसको याद रख लो, ये सही नहीं बनी, इसको याद रख लो। ये कौन सा है, ये है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, याद रहेगी। अब यहाँ पे देखो, अंटलार्टिक महासागर के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, यूरोप है। अंटलार्टिक महासागर के साउथ ईस्ट में कौन सा है, अफ्रीका है। अंटलार्टिक महासागर के साउथ वेस्ट में क्या है, दक्षिण अमेरिका है। अंटलार्टिक महासागर के साउथ ईस्ट में क्या है, अमेरिका है। ऐसे याद रखना। तो दूसरा महासागर हो गया। तीसरा, ये देखो इस प्रकार से बना हुआ, ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसे एम भी बोल लो क्योंकि यहाँ पे देखो ये एम आकार का है, लेकिन ये ट्रायंगल ज़्यादा है। तो ट्रायंगल में कौन सा महासागर बना हुआ है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर बना हुआ। कौन सा देश है, भारत। हमारे प्रिय भारत के नाम से एक महासागर का नाम रखा गया है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। हिंद महासागर है वो, ट्राई ऐसे ऐसे बना हुआ है। किस किस से बाउंड्री लगती है, मिटाओ इसको और बाउंड्री बताओ, सीमा बताओ, सीमा 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 बताओ बताओ बताओ, कहाँ कहाँ से बाउंड्री लग रही है इसकी। अफ्रीका दिख गया, में दिख गया, अफ्रीका से बाउंड्री लग रही है, अफ्रीका से बिल्कुल बाउंड्री लग रही है। कौन सी बाउंड्री लग रही है अफ्रीका से, वेस्ट साइड की, पश्चिम साइड की बाउंड्री है वो अफ्रीका से लग रही है। पूर्व साइड की कहाँ से लग रही है, ऑस्ट्रेलिया से लग रही है। उत्तर में कहाँ से लग रही है, इंडिया से लग रही है। ओके, समझ में आ गया, याद रहेगा, एशिया से बाउंड्री लग रही है। तो ये हो गया हमारा कौन सा महासागर, हिंद महासागर हो गया। फिर कौन सा बचता है, ये रह गया हमारा दक्षिणी महासागर। कहाँ से बाउंड्री लग रही है, अंटार्कटिक से। अंटार्कटिक से ये बर्फ का ढका हुआ जो पड़ा है ना, इससे इसकी बाउंड्री लग रही है। और ये हो रहेगा आर्कटिक महासागर, ये यूरोप के ऊपर वाला भाग है आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हो गए, आपके 7 महाद्वीप हो गए। अब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इन महाद्वीप और महासागरों के बारे में है, वो भी ग्रहण कर लेते हैं, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। तो एडवांस क्लासों में जब डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे तो फायदा मिलेगा कि ये चीज़ें हम क्या थी, क्या पढ़ रहे थे। तो वो सारी चीज़ें एक बार फिर से ध्यान से देख लो। ये है हमारा अंटार्कटिक महासागर, ये कौन सा है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये भी पैसिफिक ओशियन है। ये कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। ये कौन सा है,
ये साउथ ओशियन है, ये हमारा कौन सा है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, कौन कौन सी रेखा है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, वो भी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये कौन सी भूमध्य रेखा है, कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है और महासागरों से। भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजर रही है, हिंद महासागर से होकर गुजर रही है, अटलांटिक महासागर से होकर गुजर रही है और प्रशांत महासागर से तो गुजर ही रही है। तो ये चीज़ें पता रखो भाई, ये चीज़ें ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन उठा के मुंह पे फेंकेंगे। ये जो रेखा है 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा है, कौन कौन से महासागरों से होकर गुजरती है, क्या इसमें आर्कटिक ओशियन आता है, आर्कटिक ओशियन आता है, क्या इसमें सदर्न ओशियन आता है, सदर्न ओशियन नहीं आता है, आर्कटिक ओशियन नहीं आता है, अंटार्कटिक नहीं आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन याद रखा करो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगी, इससे टफ ही पूछेगी, इससे इजी नहीं पूछने वाली है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टफ ही ऐसे वजह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कौन से देश से होकर गुजरती है, ये कौन से सिटी से होकर गुजरती है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से, बेसिक चीज़ें ध्यान से है तो आपको पता होगा कि भाई नहीं उस महाद्वीप से होकर गुजर रही है, उस महाद्वीप में देश कौन से हैं, उस महाद्वीप में सिटी कौन सी है, तो ईजी हो जाएगा। इसके ऊपर आएगी 23 डिग्री आएगी, कौन सी आएगी ये 23 डिग्री। 23 डिग्री कौन कौन से महासागरों से होकर गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 23 डिग्री मतलब कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे मकर रेखा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे कौन सी रेखा है 66 डिग्री, यहाँ पे 66 डिग्री है अंटार्कटिक, हमने बात करी थी अंटार्कटिक है। ऊपर ये 66.5 कौन सी है, आर्कटिक समझ में आ गई, वो याद आया आपको, हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में, तो वो वहाँ पे काम आने वाली चीज़ें है। तो ये 66 है। अब आप बताओ ये जो कर्क रेखा है ये कौन सी है, मकर रेखा है। कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजर रही है और कौन कौन से महासागरों से, तो कर्क पैसिफिक से गुजरेगी, कर्क अटलांटिक ओशियन से, अटलांटिक में भी कहाँ, नॉर्थ अटलांटिक से गुजर रही है, अटलांटिक में भी कहाँ, नॉर्थ अटलांटिक से होकर गुजर रही है। ये इंडियन ओशियन का भी भाग आ रहा है यहाँ पे, इंडियन ओशियन का भी भाग आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन से तो होकर गुजर रही है। ठीक है जी, क्या ये कर्क रेखा सदर्न ओशियन से गुजर रही है, नहीं गुजर रही है। क्या ये आर्कटिक ओशियन से गुजर रही है, नहीं गुजर रही है, ये चीज़ याद रहेगा। फिर यहाँ पे देखो मकर रेखा कौन कौन सी ओशियन, पैसिफिक से, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन के भी साउथ पार्ट से होकर गुजर रही है, इंडियन ओशियन से तो गुजरेगी, फिर भी यहाँ पे इसको टच नहीं कर रही, इसको टच नहीं कर रही है। महाद्वीप कौन कौन से कवर कर रही है, ये मकर रेखा साउथ अमेरिका से होकर गुजर रही है, अफ्रीका से होकर गुजर रही है, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजर रही है। सेम कर्क रेखा कहाँ से, नॉर्थ अमेरिका से होकर गुजर रही है, अफ्रीका से होकर गुजर रही है, एशिया से होकर गुजर रही है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजर रही है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजर रही है, कौन सा है, अफ्रीका। देखो 0 डिग्री गुजरी यहाँ पे, ये 0 डिग्री गुजरी यहाँ से, ये 23 डिग्री कर्क रेखा गुजरी यहाँ से, ये मकर रेखा गुजरी है। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा भी गुजर रही है, मकर रेखा भी गुजर रही है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी गुजर रही है। कैसे पता, यही देख लो, इमेज में दिख रही होगी आपके सामने पड़ी, आपकी आंखों के सामने खोल के देखो, सामने दिख रही है। एशिया से कौन कौन सी रेखा गुजर रही है, कोई मेरे को ये बताओ, एशिया से कर्क रेखा गुजरी, एशिया से कर्क रेखा गुजरी है, क्या एशिया से मकर रेखा गुजरी है, क्या एशिया से मकर रेखा गुजरी है, क्या एशिया से मकर रेखा गुजरी है, नो, एशिया से मकर रेखा नहीं गुजर रही है। क्या एशिया से 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजर रही है, भूमध्य रेखा कहाँ जा रही है, ये रही भूमध्य रेखा, ये है, क्या ये एशिया से होकर गुजर रही है, बताओ, ध्यान से देखो, क्या एशिया से मकर रेखा गुजर रही है, नहीं गुजरी। क्या एशिया से भूमध्य रेखा गुजर रही है, भूमध्य रेखा गुजर रही है, यस, एशिया से भूमध्य रेखा गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है सर, एशिया तो यहीं रह गया, इंडोनेशिया भी तो एशिया में है ना, इंडोनेशिया भी तो एशिया में है, तो भूमध्य रेखा एशिया से होकर गुजर रही है। एशिया से कितनी रेखा गुजर रही है, एक तो कर्क रेखा, एक भूमध्य रेखा, ठीक है, ये दोनों एशिया से होकर गुजर रही है। और अफ्रीका से तीनों ही गुजर रही है, अफ्रीका से तीनों ही, और साउथ अमेरिका से, इनमें से दोनों कौन कौन सी, मकर और ये भूमध्य रेखा। अमेरिका से ओनली एक है, अमेरिका से ओनली एक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए, यहाँ पे माइंड ऑफ प्रेजेंस काम आता है। अब ये बताओ आर्कटिक ये कहाँ से गुजर रही, ये ऊपर यूरोप से गुजर रही है, यूरोप है,
ठीक है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वाला जो अमेरिका कनाडा के ऊपर वाला भाग है वहाँ से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पे अंटार्कटिक ओशियन आ जाता है और यहाँ पे नीचे सदर्न ओशियन आ जाता है, आर्कटिक महाद्वीप आ जाता है। तो ये लास्ट वाले 5 चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से माइंड ऑफ प्रेजेंस रखो, इस प्रकार से ध्यान रखा करो, चीज़ें गलत नहीं होगी आपकी, ध्यान से पढ़ा करो, चीज़ें गलत नहीं होने वाली। ये टेंशन मत करो, ये अभी इसके बारे में पढ़ा दूंगा। पहले महाद्वीप महासागर वगैरह निपटा देता हूँ। 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया की। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पता है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओके, क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3 पार्ट पे कौन सा है? एशिया है, बिल्कुल है। ठीक है, कहाँ पर ये? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर? देखो देखो, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध मतलब क्या कहना चाहता है? उत्तरी और पूर्वी मतलब क्या कहना चाहता है? उत्तरी और पूर्वी मतलब क्या कहना चाहता है? उत्तरी और पूर्वी मतलब अभी आपको बता देते हैं। उत्तरी पूर्वी मतलब का क्या कहना है एशिया का? एशिया का कहना सिंपल सा है, बनाओ एक बार हमारा वो मैप बनाओ। कहाँ से आती है? ये आती है हमारी ग्रीनविच लाइन। ये हमारी कौन सी है? 0 डिग्री है। एशिया कहाँ आ गया? उत्तर में आ गया। उत्तर में भी कहाँ आ गया? ईस्ट में आ गया, उत्तरी पूर्वी हो गया। उत्तरी पूर्वी में है ना, सही है, गलत नहीं है। तो एशिया उत्तरी पूर्वी, एशिया उत्तरी पूर्वी में आ रहा है। इस प्रकार से भी ध्यान होना चाहिए कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। यूपीएससी कर रहे हो, बना आपको कलेक्टर बनना है सर, तो इस प्रकार का माइंड ऑफ प्रेजेंस होना चाहिए। कलेक्टर ये नहीं मांगता कि आपको नॉलेज कितना है, आपका माइंड ऑफ प्रेजेंस कितना है, आप सोच कितना पाते हो। आपके सोचने का तरीका ही कलेक्टर बनवा देता है आपको। बाकी तो वो चीज़ें भी कर सकते हो, रटे रटाए तो बाकी एग्जाम भी निकलते हैं। यूपीएससी रटने वाला गेम नहीं है, माइंड ऑफ प्रेजेंस का गेम है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजर रही है, पर हमने देखा था भूमध्य रेखा भी गुजर रही है, 0 डिग्री रेखा भी यहीं से होकर गुजर रही है। यूरेशिया, यूराल पर्वत यूरोप को अलग करता है, यूरेशिया कहा जाता है। क्या लाइन लिखी है, क्या मतलब है इसका? मतलब अभी देख लेते हैं सर, सिंपल सी बात है। क्या बना हुआ है यहाँ पे? रसिया। यहाँ पे क्या है? यूरोप। यहाँ पे एक पर्वत बना हुआ है यूराल माउंटेन। यूरोप और रसिया के बीच में, ये रसिया है, यूरोप है, इसके बीच में एक पर्वत बना हुआ, कौन सा? यूराल माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? यूराल माउंटेन। ये यूरोप और रसिया को अलग अलग करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो जिस जगह को यूरोप और एशिया को, जो जगह यूरोप और एशिया को अलग करती है, जो जगह यूरोप और एशिया को अलग करती है, उसे यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जगह को यूरेशिया कहा जाता है। और ये जगह कौन सी है? ये जगह रसिया के पास में एक यूराल माउंटेन बना हुआ है, और ये जो यूराल माउंटेन है रसिया और यूरोप को अलग कर रहा है। यानी कि रसिया मतलब एशिया, यूरोप मतलब यूरोप, दोनों को अलग करते इसे यूरेशिया कहा जाता है। याद रहेगा, यूरेशिया, यूराल माउंटेन यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा यूरोप। यूरोप 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 यूरोप, ये कहाँ पर है? कहाँ पर बना हुआ जी? एक तो उत्तर साइड में होगा, बिल्कुल उत्तर साइड में होगा। उत्तर में भी ये ज़्यादातर पश्चिम में फैला हुआ है, पूर्व में इसका भाग कम है, पश्चिम में ज़्यादा फैला हुआ है। एशिया के पश्चिम है, उत्तरी गोलार्ध में बना हुआ है, ज़्यादातर इसका भाग है वो कहाँ है? पश्चिमी, मतलब पश्चिम में है। तो ये एशिया के पश्चिम है और ये उत्तरी गोलार्ध में बना हुआ है। छोटा सा महाद्वीप है, एशिया से काफ़ी छोटा है। आर्कटिक वृत्त यहाँ से होकर गुजर रही है, हमने देखा था आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री ऊपर है, तो वो यहाँ पे यूरोप से होकर गुजरेगी। तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तीनों ओर से पानी से, इमेज में देख लो इसकी, तीनों ओर से पानी में से घिरा हुआ है। ये देख लो, ये हमारा, तो तीनों ओर से पानी है कि नहीं है? है ना पानी, तो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। कोई कन्फ्यूजन? देयर इज नो कन्फ्यूजन, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? नहीं है। एक चीज़ आप याद रखना, आर्कटिक वृत्त किस किस देशों से गुजरती है? आर्कटिक वृत्त कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? यहाँ पर ये आर्कटिक वृत्त है, ये कौन कौन से देशों से गुजरती है? ये 8 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 देश है? ये जो 8 देश है ना, ठीक है, ये 8 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है स्वीडन। कहाँ पर है स्वीडन? यहाँ ऊपर है, यहाँ पे स्वीडन। उसके बाद में फिनलैंड है, यहाँ पे फिनलैंड है, स्वीडन फिनलैंड। फिर है रूस, ये रहा रूस। उसके बाद में यूएसए है, उसके बाद में कनाडा है, उसके बाद में डेनमार्क है, डेनमार्क यहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद में आइसलैंड, आइसलैंड यहाँ आ जाएगा। तो ये 8 देशों से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है। आर्कटिक वृत्त कितने देशों से होकर गुजरती है? 8 देशों से, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, यूएस, कनाडा, डेनमार्क और आइसलैंड। इन 8 देशों में से ये रेखा है जो आर्कटिक वृत्त है वो गुजरता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आएगा उत्तरी अमेरिका। देखो हम इसी को कल देखेंगे, 1 घंटा पूरा टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, थोड़ा दिक्कत भी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा चीज़ें फिर याद रहती नहीं है। तो नेक्स्ट हम उत्तरी अमेरिका से देखेंगे, फिर महासागर के बारे में देखेंगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन बची है उसे कल देख लेंगे, ताकि हमारा जो है स्लो रहे लेकिन अच्छे से समझ में तो आए ना, दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, डॉट पूरे कनेक्ट होने चाहिए। भाई ज़्यादा टाइम लग जाए लेकिन चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ऐसे दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। एक बार पढ़ो, बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इतना अच्छे से पढ़ लो।
ठीक है जी, तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।